रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जो महज पन्नों का संग्रह नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की गहराई और मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। ये किताब है विक्टर ई फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, मतलब अर्थ की तलाश में इंसान। डॉक्टर फ्रैंकल सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो यूरोप के जाने माने मनोचिकित्सक थे और उन्होंने लोगोथेरेपी नाम का एक नया नजरिया दिया। हाँ, जिसे वियना स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी की तीसरी धारा भी कहते हैं। मतलब फ्रॉइड और एडलर के बाद। बिल्कुल। और इस किताब को जो बात सबसे अलग बनाती है वो है इसका आधार, डॉक्टर फ्रैंकल के अपने अनुभव। यकीन करना मुश्किल है, पर उन्होंने ये किताब सिर्फ 9 दिनों में लिख डाली थी। 9 दिनों में? हाँ, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑश्विट्ज और डाखाउ जैसे यातना शिविरों में 3 साल गुजारने के फौरन बाद। जी, उन शिविरों की भयावहता, उनकी बहन को छोड़कर उनका पूरा परिवार, माता पिता, भाई, पत्नी, सब वहीं खत्म हो गए थे। बहुत दुखद। और ये किताब दुनिया भर में जबरदस्त कामयाब रही। करोड़ों प्रतियां बिकीं, अनगिनत भाषाओं में अनुवाद हुआ। हाँ, और फ्रैंकल खुद मानते थे कि शायद इसकी सफलता हमारे दौर की अंदरूनी कश्मकश को दिखाती है। सही बात है। अगर लाखों लोग ऐसी किताब की तरफ खिंच रहे हैं जिसका शीर्षक ही जिंदगी के मतलब से जुड़ा है, तो यकीनन ये सवाल उनके जहन में कहीं गहरे बैठा है। बिल्कुल सही कहा। और ये किताब सिर्फ उन यातना शिविरों की दर्दनाक दास्तान भर नहीं है, ये फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का एक प्रैक्टिकल सबूत है। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे भयानक दुख और अमानवीय हालात के बीच भी जिंदगी का कोई मतलब हो सकता है या खोजा जा सकता है। जैसे वो नीत्शे का कोट है ना? हाँ बिल्कुल। दार्शनिक नीत्शे ने कहा था, जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को झेल सकता है। सही। ये किताब उसी क्यों की तलाश की कहानी है। फ्रैंकल का संदेश साफ है, जीना है तो दुख झेलना पड़ेगा, और जिंदा रहना है तो उस दुख में मायने ढूंढने होंगे। तो सवाल उठता है कि ये किताब आखिर पढ़ने किसे चाहिए? मतलब कौन है वो लोग जिनके लिए ये खास तौर पे मायने रखती है? मेरे ख्याल से तो ये हर उस इंसान के लिए है जो कभी ना कभी जिंदगी के मतलब पर सोचने लगता है, या किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, या फिर जिसे कभी जिंदगी में एक अजीब सी उदासी या खालीपन महसूस होता है। हाँ। ये उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम अपनी अंदरूनी ताकत और सही नजरिया कैसे बनाए रख सकते हैं। ये एक उम्मीद जगाती है कि हम अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। हाँ, और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ये उन लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है जो इंसानी जज्बे की मजबूती, यानी ह्यूमन रेजिलियंस, मनोविज्ञान या अस्तित्ववाद में दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा। खासकर वो लोग जो फ्रैंकल के शब्दों में अस्तित्वगत खालीपन महसूस करते हैं, मतलब जिंदगी में मकसद की कमी, बोरियत या एक अंदरूनी खोखलापन। अस्तित्वगत खालीपन? जी, फ्रैंकल कहते थे कि यह खालीपन अक्सर 2 चीज़ों में जाहिर होता है, या तो अनुरूपता, कन्फर्मिज्म, यानी भेड़चाल में शामिल होकर वही करना जो सब कर रहे हैं, या फिर निरंकुशता, टोटलिटेरियनिज्म, यानी वही करना जो दूसरे हमसे करवाना चाहते हैं। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि एक तरह से रास्ता दिखाती है कि अपने अस्तित्व के इन संकटों से कैसे निपटा जाए। चलिए अब इस किताब के कुछ सबसे गहरे और असरदार सबकों में उतरते हैं। पहला विचार जो मेरे जहन पर दस्तक देता है वो वाकई चौंकाने वाला है, खासकर उन हालात को देखते हुए जिनमें फ्रैंकल थे। हाँ। इसे फ्रैंकल कहती हैं अंतिम मानवीय स्वतंत्रता, द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम। अच्छा। सोचिए, यातना शिविर में कैदियों से क्या नहीं छीन लिया गया था। उनका नाम छीनकर एक नंबर दे दिया गया। हाँ, पहचान ही खत्म। उनके कपड़े, उनके अपने लोग, उनकी सेहत, यहाँ तक कि फ्रैंकल की अपनी लिखी पांडुलिपि तक छीन ली गई। सब कुछ बाहरी तौर पर उनके नियंत्रण से बाहर था। बिल्कुल। लेकिन फ्रैंकल ने महसूस किया कि एक चीज ऐसी थी जिसे कोई जालिम गार्ड, कोई दीवार, कोई हुक्म नहीं छीन सकता था। और वो क्या थी? वो थी किसी भी दी गई परिस्थिति में अपना नजरिया चुनने की आजादी, ये तय करने की आजादी कि वो इन हालात का सामना कैसे करेंगे। ये अस्तित्ववाद का बिल्कुल केंद्रीय विचार है। फ्रैंकल ने देखा कि शिविर में कुछ लोग थे जो सब कुछ लूट जाने के बाद भी अपनी गरिमा, दूसरों के प्रति दया और हिम्मत बनाए रख पाए। सच में? उन हालात में भी? हाँ, उन्होंने अपने दुख के योग्य होने का चुनाव किया।
उन्होंने ये तय किया कि वो हालात को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। मतलब वो अंदर से क्या बनेगा ये उसका अपना फैसला होता है। हाँ, चाहे भारी हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। महान लेखक दोस्तोयेव्स्की की बात याद आती है, मुझे सिर्फ एक ही चीज का डर है कि मैं अपने दुखों के लायक ना साबित हूं। फ्रैंकल ने इसे जी कर दिखाया कि इंसान की अंदरूनी ताकत उसे उसके भारी भाग्य से कहीं ऊपर उठा सकती है। ये सोचना भी मुश्किल है कि उन भयानक हालात में कोई गरिमा या दया कैसे चुन सकता है। लगता है जैसे ये सिर्फ कुछ खास लोगों के बस की बात हो। बिल्कुल, ये आसान नहीं था। फ्रैंकल खुद कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम थे, लेकिन उनका होना ही इस बात का सबूत था कि ये संभव है। ये एक अंदरूनी चुनाव था, हर पल का चुनाव। और यहीं से फ्रैंकल के दूसरे बड़े विचार की जमीन तैयार होती है। अगर हमारे पास ये चुनने की आज़ादी है कि हम हालात का सामना कैसे करें, तो सवाल उठता है कि हम किस आधार पर चुनें, हमें किस चीज से प्रेरणा मिलेगी। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है और यही फ्रैंकल का दूसरा सिद्धांत सामने आता है, अर्थ की इच्छा, द विल टू मीनिंग। जी देखिए, फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान की बुनियादी चाहत सुख पाना है। एडलर ने कहा कि शक्ति पाना है। हाँ, प्लेजर प्रिंसिपल और पावर। लेकिन फ्रैंकल ने कहा नहीं, इंसान की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी प्रेरणा है अपनी जिंदगी में अर्थ खोजना। इसे वो अर्थ की इच्छा कहते हैं। ये कोई बाद में सोची गई बात नहीं, बल्कि हमारी सबसे भीतरी ड्राइव है। और ये अर्थ कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो सबको एक जैसी मिल जाए। ये हर इंसान के लिए अनोखा और खास होता है, जिसे सिर्फ वही इंसान खोज और पूरा कर सकता है। अच्छा, जब ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती, जब इंसान को अपनी जिंदगी बेमतलब लगने लगती है, तो उसे फ्रैंकल अस्तित्वगत निराशा कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन। और इस निराशा से क्या होता है? ये निराशा एक खास तरह की मानसिक परेशानी को जन्म दे सकती है, जिसे उन्होंने न्यूजेनिक्स न्यूरोसिस कहा। न्यूजेनिक न्यूरोसिस, ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसका मतलब क्या है? नूसेनिक शब्द ग्रीक के नूस, जिसका मतलब होता है मन या आत्मा। तो नूसेनिक न्यूरोसिस का मतलब है वो मानसिक या आत्मिक तनाव जो जिंदगी में अर्थ या मकसद की कमी महसूस होने से पैदा होता है। अच्छा, तो ये सामान्य स्ट्रेस या एंजाइटी से अलग है। हाँ, ये पारंपरिक न्यूरोसिस से अलग है, जो अक्सर मनोवैज्ञानिक संघर्षों या बचपन के अनुभवों से जुड़ा होता है। ये अस्तित्व से जुड़ा है। फ्रैंकल ने शिविर में साफ देखा, जिन कैदियों के पास जीने का कोई कारण था, भविष्य का कोई लक्ष्य था, जैसे कोई काम पूरा करना हो या कोई इंतजार कर रहा हो। बिल्कुल, चाहे वो किसी अधूरे काम को पूरा करना हो या किसी प्रियजन का इंतजार, उनके जिंदा बचने की संभावना उन लोगों से ज्यादा थी जिनका कोई मकसद नहीं बचा था। नीचे की वही बात फिर गूंजती है, जिसके पास जीने के लिए क्यों है, वो कैसे झेल जाता है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये हुआ कि खुशी या ताकत से भी ज्यादा जरूरी है जिंदगी का कोई मकसद होना। अगर मकसद है तो मुश्किल हालात भी झेले जा सकते हैं। फ्रैंकल का तो यही मानना था। खुशी या सफलता को सीधे पकड़ने की कोशिश अक्सर नाकाम रहती है। वो तो किसी मकसद को पूरा करने के साइड इफेक्ट के तौर पर मिलती हैं। अच्छा, हाँ, अगर आप सिर्फ खुशी के पीछे भागेंगे तो शायद वो और दूर होती जाएगी। लेकिन अगर आप किसी सार्थक काम में लग जाते हैं तो खुशी अपने आप आ सकती है, एक बाय प्रोडक्ट की तरह। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन जिंदगी में हमेशा मकसद ढूंढना आसान नहीं होता, खासकर जब हालात बहुत बुरे हों, जब दुखी दुख नजर आ रहा हो। सही कहा। यहीं पर फ्रैंकल का तीसरा और शायद सबसे गहरा सबक आता है, दुख में अर्थ खोजना, फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग। फ्रैंकल कहते हैं कि जिंदगी का मतलब सिर्फ कुछ बनाने या रचने में या किसी से प्यार करने में ही नहीं है। हाँ, मतलब तब भी खोजा जा सकता है जब हम ऐसे दुख का सामना कर रहे हों जिसे टाला नहीं जा सकता, जो अनिवार्य है। ये बहुत पावरफुल बात है। जब हम उस दुख को एक जिम्मेदारी, एक काम की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो जिंदगी अपने आखिरी पल तक सार्थक बनी रह सकती है। ये हार मान लेना नहीं, बल्कि एक अंदरूनी जीत हासिल करना है। बिल्कुल, दुख उस पल दुख नहीं रहता जब उसे कोई मतलब मिल जाता है, जैसे कि किसी के लिए बलिदान देने का मतलब। वो डॉक्टर वाली कहानी है ना किताब में? हाँ बिल्कुल, फ्रैंकल ने अपनी किताब में उस बूढ़े डॉक्टर का जिक्र किया है जो अपनी पत्नी की मौत के बाद गहरे सदमे में था और फ्रैंकल के पास मदद के लिए आया था। फ्रैंकल ने उससे बस एक सवाल पूछा, डॉक्टर, सोचिए अगर आप पहले गुजर जाते और आपकी पत्नी को अकेले जीना पड़ता तो क्या होता? डॉक्टर ने तड़प कर कहा, ओह, उसके लिए तो ये भयानक होता, वो कैसे सह पाती? फ्रैंकल ने धीरे से कहा, देखिए डॉक्टर, वो इस दुख से बच गई हैं और ये आपने ही उन्हें इस दुख से बचाया है।
ताकि वो दुख उन्हें ना सहना पड़े। हाँ, और इसकी कीमत ये है कि अब आपको जिंदा रहकर उनके जाने का गम सहना पड़ रहा है। कहते हैं कि वो डॉक्टर बिना कुछ कहे बस फ्रैंकल का हाथ थामकर चुपचाप चला गया। उससे अपने दुख में एक मतलब मिल गया था। हाँ, अपनी पत्नी को ज्यादा बड़े दुख से बचाने का मतलब। ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। पर क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि दुख जरूरी है या अच्छा है? क्या ये दुख को ग्लोरीफाई करने जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। फ्रैंकल दुख को जरूरी या अच्छा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अगर दुख से बचाया जा सकता है तो जरूर बचना चाहिए, उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर दुख अनिवार्य है, अगर वो जिंदगी का हिस्सा बन ही गया है जिसे बदला नहीं जा सकता, तब भी उसमें अर्थ खोजना संभव है। ये निष्क्रिय होकर झेलना नहीं, बल्कि उस दुख के प्रति एक सक्रिय रवैया अपनाना है, उसे एक मानवीय उपलब्धि में बदलना है। जैसा कवि रिल्के ने कहा था, कितना दुख सहना पड़ता है। ये उस दुख को स्वीकार करने और उसमें से गुजरने की बात है, उसे एक मतलब देने की बात है। ठीक है, तो हमने देखा कि आंतरिक स्वतंत्रता है, अर्थ की इच्छा है और यहाँ तक कि दुख में भी अर्थ खोजा जा सकता है। पर सवाल ये है कि ये अर्थ मिलेगा कहाँ? इसका स्रोत क्या है? बिल्कुल सही सवाल। यही फ्रैंकल का चौथा अहम नुक्ता आता है, अर्थ के स्रोत, सोर्सेज ऑफ मीनिंग। वो बताते हैं कि जिंदगी में मतलब मुख्य रूप से 3 तरीकों से पाया जा सकता है। 3 तरीके। पहला, कोई काम करके या कोई कर्म करके, जैसे कोई किताब लिखना, कोई कलाकृति बनाना, किसी की मदद करना, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना। क्रिएटिविटी या एक्शन। हाँ। दूसरा, किसी चीज का अनुभव करके या किसी से मिलकर, जैसे प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना, किसी संगीत या कला का आनंद लेना, या सबसे बढ़कर किसी दूसरे इंसान को उसकी पूरी गहराई और संभावनाओं के साथ प्यार करना। एक्सपीरियंस करना, सुंदरता, अच्छाई या प्यार। हाँ। और तीसरा तरीका, तीसरा वही जिसकी हमने अभी बात की, अनिवार्य दुख के प्रति हम जो नजरिया अपनाते हैं, द एटीट्यूड वी टेक। एग्जैक्टली। और इसमें प्यार की भूमिका पर फ्रैंकल ने बहुत जोर दिया है। उनका मानना था कि प्यार हमें दूसरे इंसान के अंदरूनी सार तक पहुंचने और उसकी अनछुई संभावनाओं को देखने की ताकत देता है। अनछुई संभावनाएं। हाँ, आप जिसे प्यार करते हैं उसे न सिर्फ वैसा देखते हैं जैसा वो है, बल्कि वैसा भी देख पाते हैं जैसा वो बन सकता है, और इस तरह आप उसे उसकी बेहतरीन संभावनाओं को पाने में मदद करते हैं। वाह। और ये जुड़ा है फ्रैंकल के एक और अहम विचार से, आत्म अतिक्रमण, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। आत्म अतिक्रमण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खुद से परे जाना, खुद को भूलकर किसी बड़े मकसद या किसी दूसरे इंसान के लिए जीना। फ्रैंकल मानते थे कि इंसान असल में तभी खुद को पाता है जब वो खुद को किसी काम या किसी प्यार में खो देता है। तो सेल्फ हेल्प में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है, हाँ, जिसे आजकल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, फ्रैंकल के मुताबिक वो लक्ष्य नहीं है, बल्कि आत्म अतिक्रमण का नतीजा है, एक साइड इफेक्ट। अच्छा। जितना आप सीधे सीधे आत्म साक्षात्कार के पीछे भागेंगे, उतना ही वो आपसे दूर होता जाएगा। और हाँ, एक और बात, अतीत भी अर्थ का एक स्रोत है। अतीत? वो कैसे? जो हमने जी लिया, जो काम किया, जो प्यार किया, जो दुख सहा, वो सब हमारे अतीत में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। फ्रैंकल कहते थे, हो चुका होना भी एक तरह का होना है, और शायद सबसे पक्का होना। Having been is also a kind of being. And perhaps the surest kind. वो अनुभव हमसे कोई वापस नहीं ले सकता, वो हमारी कहानी का हिस्सा है। ये सारे विचार, आंतरिक स्वतंत्रता, अर्थ की इच्छा, दुख में अर्थ और अर्थ के स्रोत मिलकर एक बड़े फलसफे की तरफ ले जाते हैं। और यहीं फ्रैंकल का 5वां और आखिरी अहम सबक सामने आता है। इसे वो कहते हैं दुखद आशावाद, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। जिंदगी में 3 चीजें हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, दुख, अपराधबोध और मौत। फ्रैंकल इन्हें जीवन की दुखद त्रयी कहते थे। पेन, गिल्ट, डेथ, द ट्रैजिक ट्राइड। इन अटल सच्चाइयों के बावजूद जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक और आशावादी नजरिया बनाए रखना ही दुखद आशावाद है। हाँ, ये इस विश्वास पर टिका है कि जिंदगी हर हाल में, यहाँ तक कि सबसे बुरी परिस्थितियों में भी संभावित रूप से सार्थक है। ये इंसान की उस अद्भुत क्षमता पर आधारित है कि वो जिंदगी के नकारात्मक पहलुओं को,
दुख को, गलती को, मौत की सच्चाई को किसी सकारात्मक या रचनात्मक चीज में बदल सकता है। हाँ, इसका मतलब यह है कि पहला, दुख को एक मानवीय उपलब्धि और अंदरूनी मजबूती में बदला जा सकता है। दूसरा, अपनी गलतियों या अपराध बोध से सबक लेकर खुद को बेहतर बनाने का मौका पाया जा सकता है। और तीसरा, जीवन की क्षणभंगुरता यानी ये सच्चाई कि जीवन सीमित है, हमें जिम्मेदारी से जीने और हर पल का सही इस्तेमाल करने की प्रेरणा दे सकती है। तो ये कोई झूठी खुशी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जबरदस्ती की या झूठी खुशी नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात के बावजूद खुश होने का कारण ढूंढना है। फ्रैंकल मानते थे कि खुशी का पीछा नहीं किया जा सकता, वो तो तब मिलती है जब उसके लिए कोई वजह मौजूद हो। ये नजरिया हमें उस अस्तित्वगत खालीपन से लड़ने में मदद करता है जो आज के समाज में अवसाद, आक्रामकता और व्यसन जैसी समस्याओं की जड़ में हो सकता है। फ्रैंकल इन्हें मास न्यूरोटिक ट्रायड कहते थे। ये आशावाद तो है, पर इसमें दुख की सच्चाई को नकारा नहीं गया है। बिल्कुल, इसीलिए इसे दुखद आशावाद कहा गया है। ये यथार्थवादी आशावाद है और इसे जीने के लिए फ्रैंकल एक बहुत शक्तिशाली मानसिक व्यायाम सुझाते हैं, एक कहावत के रूप में। वो क्या है? ऐसे जियो जैसे कि तुम दूसरी बार जी रहे हो और पहली बार उतनी ही गलत तरीके से काम किया था जितना अब करने वाले हो। Live as if you were living for the second time and had acted as wrongly the first time as you are about to act now। ये सोचने का तरीका हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और ज्यादा सजग बना देता है। ये हमें हर पल के महत्व का एहसास कराता है। मानव की अर्थ खोज वाकई हमें याद दिलाती है कि इंसान का जज्बा कितना मजबूत हो सकता है। ये दिखाती है कि सबसे अंधेरे दौर में भी मतलब की तलाश हमें ना सिर्फ जिंदा रख सकती है, बल्कि हमारी इंसानियत को भी बचाए रख सकती है। हाँ। फ्रैंकल ने उन कैदियों के उदाहरण दिए जो अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी दूसरों के साथ बांट लेते थे, जो खुद तकलीफ में होते हुए भी दूसरों को हौसला देने के लिए बैरकों में घूमते थे। ये साबित करता है कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, उसकी आखिरी आजादी। हाँ, किसी भी हाल में अपना नजरिया चुनने की आजादी, अपना रास्ता चुनने की आजादी। ये किताब बताती है कि जीवन का अर्थ बाहरी परिस्थितियों से तय नहीं होता, बल्कि हमारे नजरिए, हमारे चुनावों और मकसद खोजने की हमारी अंदरूनी क्षमता से तय होता है। बिल्कुल। और फ्रैंकल की विरासत सिर्फ यातना शिविरों से बच निकलने की कहानी नहीं है, बल्कि हर रोज, हर पल सार्थक ढंग से जीने का एक भुलावा है। यह हमें चुनौती देती है कि हम ये पूछना बंद करें कि हम जिंदगी से क्या उम्मीद करते हैं, और इसके बजाय खुद से ये पूछना शुरू करें कि जिंदगी हमसे क्या उम्मीद करती है। हाँ, फ्रैंकल कहते थे कि जिंदगी हर दिन, हर घंटे हमसे सवाल पूछती है और हमें उसका जवाब देना होता है बोलकर या सोचकर नहीं, बल्कि सही काम करके और सही व्यवहार करके। जिम्मेदारी लेना। हाँ, ये जिंदगी की चुनौतियों का सही जवाब खोजने और उन कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने के बारे में है जो जिंदगी लगातार हमारे सामने रखती है। ये एक बहुत गहरी और जिंदगी बदलने वाली सीख है। यह हमें याद दिलाती है कि हर पल में एक मतलब छिपा है जिसे हमें खोजना है और पूरा करना है। शायद यही सवाल हमें खुद से बार बार पूछना चाहिए, इस पल में जिंदगी मुझसे क्या मांग रही है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा करना चाहते हैं।